केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर वर्क, हीट देखेंगे। फिर इंटरनल एनर्जी, फिर एंथैल्पी, है ना। प्रोसेसेस, गिब्स एनर्जी, हेमहोल्ट्ज, है ना। चलेगा, ये तो सारे वेरिएबल्स हो गए। अच्छा, अ, यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसको थोड़ा नीचे करेंगे। वर्क हीट के बाद बेसिक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में काफी कुछ पढ़ना है हमें, इसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। है ना। अरे बोलिए, इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने बेसिक मैथमेटिक्स। कौन कौन सी? जैसे इसमें क्या होगा, इसमें आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी, इसमें आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाँ है ना। और फिर स्टेट फंक्शंस। अरे क्लियर है? अरे बोलिए, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको क्या होता है। अरे हाँ है ना भाई, चलेगा। 10। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे, तो ये अपना बेसिक पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जब हम जो बेसिक करेंगे तो ये सब कुछ हम शुरुआत में क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं वो क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अरे हाँ है ना। ठीक। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे ओपन सिस्टम, मिक्सचर्स। अच्छा, एक जो चीज यहाँ रह गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इंट्रोपी। चलेगा? क्लियर है? हाँ है ना। अरे सही है। अरे यार, सही। अरे क्लियर है? हाँ जी। कभी कोई पेपर के लिए बुक्स पढ़ना चाहता है? क्लॉड्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की ही है। एटकिंस, फिजिकल केमिस्ट्री वाली। साइमन मैक्वारी भी आप देख सकते। ठीक है। अरे हाँ है ना। हाँ ऑब्वियसली। नहीं बोलूंगा तो मार डालोगे आप लोग। ये भी देख सकते। अरे सही है। अरे हाँ है ना। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, पहले थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मो माने हीट, डायनेमिक्स माने, अरे हाँ है ना।
चलेगा? सही। इसको स्टडी करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर थ्री, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ है ना? इट सेज ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स ए वुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी किसके साथ है? सी के साथ, तो ए वुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोल दो हाँ है ना? अरे चलेगा? हाँ है ना? अरे बोलो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? नो नेट हीट फ्लो। ए और बी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं हो। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे हाँ है ना? मुझे पता है आप क्या बोलने जा रहे थे, मुंह से निकलने ही जा रहा था, बस मैंने छोड़ दिया। मैं जान के बोला कि क्या बेइज्जती करूं आपकी। टेम्परेचर नहीं होता ऐसे। अरे हाँ या ना? अरे क्लियर है? टेम्परेचर की डेफिनेशन यहीं से बनी है। यस। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? नहीं समझे? आप लोग यही बोलते हैं ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं बोलने जा रहा था, आप क्या बोलने जा रहे थे? जो सेम टेम्परेचर हम बोलने जा रहे थे, बस सोच रहे थे कैसे बोलूं, सही रहेगा गलत रहेगा। अरे हाँ है ना? ठीक है, तो उस समय अभी टेम्परेचर की डेफिनेशन आई नहीं है, टेम्परेचर यहीं से डिफाइन हुआ है। अरे क्लियर है? तो एक को रेफरेंस माना जाता है, उस रेफरेंस से क्या किया जाता है? इसको कंपेयर किया जाता है। जैसे थर्मोमीटर लगाते हो, कहते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, क्या आप पता कैसे लगता है? वैसे मुंह में रख लिया वैसे तो डॉक्टर बोलता है अरे मुंह में रखो थोड़ी देर, अभी मतलब उसको निकालो नहीं। क्यों? ऐसा नहीं, आपने ऐसे करके दे दिया तो वो कहेगा ये टेम्परेचर नहीं है, थोड़ी देर मुंह में रखो। अरे हाँ। अरे हाँ है ना? अरे क्लियर है? फिर बात करेंगे। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, फिर ठीक है, 1 मिनट तक मुंह में, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड जो भी है। तब तक हम ये मान लेते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, हमारी बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, किसके साथ? थर्मोमीटर के साथ। तो जो अब वो टेम्परेचर वो दिखाएगा, जितना गर्म वो होगा उतनी गर्म हमारी क्या होगी? बॉडी। तब हम बोलते हैं कि अच्छा ये रहा हमारी बॉडी का टेम्परेचर। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने देते हैं। अरे हाँ या ना? अरे सही है? अरे क्लियर है? नहीं सुन? अरे हाँ है ना? तो डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर मतलब केम फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात लिख लेना। अरे हाँ है ना? तो जीरोथ लॉ से हमने क्या डिफाइन किया? टेम्परेचर। अरे हाँ है ना? अरे बोलो, कैसे डिफाइन किया? हमने बोला, देखो अभी आप, अच्छा चलो ठीक है, ये अगले पेज पे लिख लूंगा मैं। हमने बोला ये जैसे मतलब जो सेल्सियस स्केल डिफाइन किया था हमने। हाँ। अरे बोलो। हाँ। तो हमने बोला H2O सॉलिड, यानी ये क्या होता है? आइस। जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है किसके साथ? H2O लिक्विड यानी वाटर।
तो ये क्या कहलाता है, कौन सा पॉइंट कहलाता है ये, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट? अरे बोलो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। हाँ, अरे बोलो। अरे हाँ, कि जब ये ऐसा हो रहा होगा, इसको बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अरे क्या बोल दिया, कि जो भी हो रहा है इसको जीरो बोल दो। अरे हाँ या ना, अरे बोल दो भाई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला H2O लिक्विड, H2O गैस। हाँ या ना, अरे बोलिए। तो ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहलाता है, वाटर, क्योंकि H2O जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसा एग्जिस्ट करता है, वाटर ना। तो हम जनरली रेफरेंस इसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में देना चाहते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। इसको उसने बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अरे क्या बोल दिया, जब उसने प्रेशर ले रखा था 180, हम जब यहाँ पे बात कर रहा था। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, इसको जीरो बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, 100। अब बीच में उसने 100 लाइनें मार दी और 0 से 100 तक डिफाइन कर दिया। अब उसको इधर उधर करते रहा। आपको नहीं लगा कभी भी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही क्यों है और इसका जीरो ही क्यों है, इधर उधर भी तो हो सकता था। हाँ या ना, क्योंकि डिफाइंड ही उसी से है। एक को जीरो बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, 100। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये उसने रेफरेंस ले लिया, कह रहे जिस टेम्परेचर, जितनी हीट यहाँ पे हो रही होगी उसको जीरो बोल दो, जितना ये हो रहा होगा इसको 100 बोल दो। अरे हाँ या ना, इससे ठंडा होगा तो 0 और 100 के बीच में आ जाएगा, इससे गर्म होगा तो इससे आगे आ जाएगा, इससे भी ठंडा होगा तो माइनस में चला जाएगा। सो सिंपल। अरे बोलो। हाँ या ना, तो फ़ारेनहाइट को बुरा लग गया। फ़ारेनहाइट जर्मन साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट है, जर्मन ही था ना, जर्मन था कि फिनलैंड, फिनलैंड में शायद। फ़ारेनहाइट फिनलैंड, हाँ। फिनलैंड या जर्मन, हाँ पोलैंड में था, जर्मन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्यों लग रहा है कि वो जर्मन है कि पोलैंड। पोलैंड में वो रहा, जर्मन से एक्सट्रैक्ट करके लेके गए थे उसको। अरे हाँ या ना, तो फ़ारेनहाइट को बुरा लग गया। फ़ारेनहाइट क्या, क्योंकि वहां का टेम्परेचर फिर नेगेटिव में दिखाने लगा, क्योंकि वहां ठंड रहती थी। कहता ऐसी की तैसी। तो उसने ऐसा स्केल बनाया कि जहां पे कभी भी आज तक सारे टेम्परेचर ले लिए और जहां पे कभी भी पोलैंड का टेम्परेचर आपको नेगेटिव में नहीं दिखाई देगा। तो उसने फ़ारेनहाइट स्केल डेवलप ही ऐसे किया था कि पोलैंड का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कैसे दिखाई देगा, पॉजिटिव। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, अरे सही। तो उसने ऐसे रेफरेंसेस लिए कि भाई उसको 9/5 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके, कि बेसिकली पोलैंड का टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव ना है किसी भी सिचुएशन। अरे हाँ है ना, अरे सही है। तो वहां से फ़ारेनहाइट स्केल बना दिया। फिर आया केल्विन, केल्विन ने बहुत गजब स्केल बनाया, केल्विन बहुत गजब। अरे सही है, अरे हाँ है ना, ये बात समझ में आई कि नहीं है, अरे क्लियर है, ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है, कि टेम्परेचर का हमने कहां से डिफाइन किया है, जीरोथ लॉ। अब इसे जीरोथ लॉ क्यों बोल दिया, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ पहले डिफाइन कर चुके थे। अब ये फर्स्ट से भी ज्यादा बेसिक था, तो क्या करें, जीरो। अरे हाँ या ना, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, इसीलिए इसे जीरोथ लॉ बोल दिया। अरे हाँ या ना, चले। फर्स्ट लॉ का बहुत ही सिंपल है। उसने बोला एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है। अरे हाँ, तो उसने जो डिफाइन किया कि डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इन्होंने बोला एनर्जी इज कंजर्व्ड। अरे हाँ है ना, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू क्या होता है, धीरे धीरे बताएंगे। अरे हाँ है ना, और डी के आगे वो क्रॉस क्यू लगा दिया मैंने, वो मैं बाद में बताऊंगा। अरे हाँ है ना, ऐसी चीजें मैं कभी कभी करता रहता हूँ, ठीक है, बुरा नहीं मानना। जब एक्सप्लेन करूंगा तो सब करूंगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी इज कंजर्व डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अरे हाँ है ना, ठीक। तो मतलब क्या होता है कि जो हीट या वर्क में जो चेंज आता है उससे ही टोटल एनर्जी चेंज होती है। तो टोटल एनर्जी कहीं बाहर नहीं जाएगी ना, आप उसको बना सकते। अरे हाँ या ना, ठीक। तो सिंपल सा इसमें पर्सपेक्टिव है कि
एनर्जी चेंज होके यहीं रह जाएगा, मतलब ना एनर्जी बाहर जाएगी ना कुछ जाएगी। अगर वो बाहर कुछ इधर उधर हो रहा है तो या तो वो हीट की फॉर्म में जाएगी या तो वो वर्क की फॉर्म। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आपको बताता है, इसने तो बता दिया कि भाई एनर्जी आप बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अरे ठीक है, तो ये जो बताता है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस बताता है। क्या बताता है? क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। तो अगर यहां पे एक हॉट बॉडी है और यहां पे एक कोल्ड बॉडी है, तो हीट कहां से कहां जाएगी हमेशा, है ना? तो हीट हमेशा ये स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट। अरे हाँ है ना? अरे बोलो। तो डायरेक्शन डिफाइन कर दिया ना? अरे बोलिए कि भाई हमेशा हीट अपने आप कहां से कहां जाएगी, हॉट से कोल्ड। क्यों? क्या यही तो लॉ है? अब क्यों का क्यों आंसर कर रहे हो? अरे हाँ है ना? लॉ का आंसर तो ना किया जाता है, करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स यहां नहीं। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको ये भी बताएगी क्या कोल्ड से हॉट में जा सकती है, बिल्कुल जाती है, बस वो लेस प्रोबेबल होती है। तो वो हम बात करेंगे। अरे सही है, पर जब आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो या क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तब आपको यही बोलना है कि हीट हमेशा कहां से कहां जाती है, हॉट से कोल्ड। अरे क्लियर है? जब मैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा नेट वालों को, जैम वालों को नहीं है, अरे हाँ है ना, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा। मैं बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करती है क्यों होता है, पर वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्लासिकल नहीं है। क्लासिकल में ये लॉ है। लॉ का मतलब समझते हैं? अरे लॉ का मतलब समझते हैं क्या? अरे सही है। अरे हाँ है ना? तो लॉ का मतलब ये है कि जज के सामने बैठे हो, जज ने बोला कि तुम्हें कल के दिन तुम्हें 2 महीने की सजा होगी, तुमने पूछा क्यों? 4 महीने की होगी। सही। ये क्या बात कर रहे हो आप? 8 महीने की होगी। तो इस पे बात नहीं करते हैं। अरे हाँ या ना? क्योंकि वो लॉ है। अरे सही है। अरे हाँ या ना? ठीक। चले। ठीक। मतलब अभी कभी आप लॉ, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग साइंस के स्टूडेंट, हमें लॉ तो इतना नहीं पता है। कभी आप लॉ पढ़ोगे तो आपको आपकी औकात समझ में आ जाएगी। जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट चाहे तो मेरी ये चप्पल भी उतरवा ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट चाहे तो मुझे पूरे चौक पर ऐसे घुमाए बैठा के ऐसे करके, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और प्रेसिडेंट पे कोई केस भी नहीं हो सकता। सही है। अरे हाँ है ना? नहीं, अलाउड है, प्रेसिडेंट करवाएंगे। हाँ। तो जुडिशियल सिस्टम का लॉ ही तो यही है। चले आगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, हाँ, यहां से जो कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। किसका आता है? तो एंट्रोपी का जो चेंज होगा कभी भी, वो हमेशा डी क्यू अपॉन टी से ज्यादा या बराबर होगा। ये रिलेशन आएगा। एंट्रोपी क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। क्या बताएगी? यहां पे इन्होंने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया। अरे हाँ है ना? किसको डिफाइन किया? यहां इसको किसको डिफाइन किया? एंट्रोपी। अरे क्लियर है ना? नहीं, ये सब भी पढ़ना जरूरी है, पर अभी पहले सीएसआईआर नेट क्लियर करके फिर। ठीक है। पर इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ताकि आपको भी पता रहे, आपने अपने बच्चों को पढ़ाएं तो। फ्यूचर फ्यूचर में वो जो पौआ आता है ना, वो ना ले। अरे पौआ के साथ वो जो नमकीन दे देते हैं, 200 का नोट दे देते हैं, ऐसे करके वो ना ले बस। हाँ, अपने आप ही सब कुछ। वो जब नहीं लोगे ना तब अपनी दुख याद आएगा। सही बात है। वो जो एक पैकेट सा ऐसे करके पकड़ा जाते हैं ना, ये ऐसे बाहर जाते जो अंदर, ऐसे धीरे से पैकेट पकड़ा देते, वो मत ले बस। बाकी अपने आप सब सही हो जाए। 500 का नोट, 200 का नोट। अरे हाँ है ना? अरे सही है। बस अपने आप बाकी सब सुधर जाएगा, इतने से ऊपर उठ जाओ। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस हो गया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बात करता है वो ये बोलता है कि
अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, और क्या है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वो ये बोलता है कि एट टी इज इक्वल्स टू जीरो इसकी एंट्रोपी जीरो होती है। हाँ है ना, अरे हाँ है ना, पर अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है तब, अदरवाइज एट टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अरे हाँ है ना, एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, तब ये कॉन्सेप्ट लेकर आता है, तब ये किसका कॉन्सेप्ट लेकर आता है, ये कॉन्सेप्ट लेकर आता है जो जीरो नहीं होती है, तब ये कॉन्सेप्ट लेकर आता है रेजिडुअल एंट्रोपी का। किसका कॉन्सेप्ट लेकर आता है, रेजिडुअल एंट्रोपी, वो एंट्रोपी जो टेम्परेचर जीरो पे मिले। अरे हाँ है ना, अरे क्लियर है, हाँ एंट्रोपी तो सेम ही है, बस ये एंट्रोपी अभी तक हम चेंज देख रहे थे। अरे हाँ है ना, यहाँ पे जो एंट्रोपी दे रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है कि जीरो केल्विन पे भी कितनी वैल्यू होगी, तो टेम्परेचर पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे हाँ है ना, ठीक, रेजिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू के बी एल एफ डब। चलेगा, कोई दिक्कत, तो ये लॉस थोड़ा बहुत क्लियर हुए। अरे हाँ, हर एक से हमें क्या क्या पता चलता है, ये बात क्लियर हुई, हाँ है ना, ठीक, चलिए। ओहो, सेल्सियस स्केल समझ में आ गया बच्चों, अरे सही है, सेल्सियस स्केल बहुत सिंपल था, देखो यहाँ पे टेम्परेचर रखा, यहाँ पे H2 ये 0 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे क्या है 100, मतलब ऐसे करके ये सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड है, और यहाँ पे आपको लिक्विड से गैस, ऐसे करके, और यहाँ से इसमें ऐसे लाइन खींच देता है, ये खींचती लाइन, क्लियर है, ये जो वैल्यू मिल गई, इसको क्या बोला, ये 0 डिग्री सेल्सियस था, ये कितना हो गया 100, अब इसके बीच में 100 लाइन खींच दी गई। अरे क्लियर है, तो कोई चीज कहाँ पे लाई कर रही है उस हिसाब से कितना गर्म है वो आराम से टेम्परेचर बता देता है उससे। अरे हाँ या ना, यहाँ पे हीट लिख दो, ऐसे हीट देते जा रहे हो आप, हाँ है ना, ऐसे हीट देते जा रहे हो, अरे बोलिए, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 100 था, तो बाद में जब जैसे यहाँ से प्लॉट कर लिया, यहाँ से ये देख लिया कि भाई कितनी हीट पे कितना टेम्परेचर आता है, तो उसने उसी हिसाब से डिफाइन कर दिया। अरे बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत, समझ गए कि नहीं समझे, ऐसे हम टेम्परेचर डिफाइन कर देते हैं, बोलिए, चलिए अब आते हैं आगे। केल्विन स्केल ने जो रेफरेंस रखा था, केल्विन स्केल का जो रेफरेंस है, उसने बहुत बढ़िया रेफरेंस रखा था, इसका जो रेफरेंस है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, क्या होता है वो बाद में बात करें, चलेगा, अरे हाँ है ना, लॉस की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक, अब थोड़ा सा वर्क पे चलते हैं। अरे हाँ, वर्क सही है, चले, ये ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, अरे हाँ है ना, ये आपकी गैस है, क्या रख लिया आपने इसको, गैस, और नीचे का जो एरिया है वो ए है, ठीक, और यहां से एफ एक्सटर्नल लग रहा है, सही बात है, अरे हाँ, और अंदर से क्या लग रहा होगा, अंदर से एफ इंटरनल, अंदर से क्या लग रहा होगा भाई, अरे भाई क्या लग रहा होगा, एफ इंटरनल, अरे हाँ या ना, अरे हाँ, और मैं जो चेंज इन वो है ये dx बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर की तरफ जाए, जो इसका बदले वो dx इस तरफ बदल रहा है, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, अरे बोलो, इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको मैं dx बोल रहा हूँ, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब जो वर्क होता है dw, ये क्रॉस जान के लिख रहा हूँ, बाद में बात करेंगे क्या होता है, अभी के लिए इसको d ही मान के चलो, अभी के लिए क्या मान के चलो, d, ये होता है फोर्स इंटू एफ डॉट डी एक्स डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट,
ये वेक्टर किस तरफ जा रहा है और ये वेक्टर किस तरफ जा रहा है ये बताता है। अब ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोल दीजिए। तो थीटा आपका डिफाइन करता है कि कहां पे क्या होगा। अब मैं कौन सी फोर्स ले रहा हूं उसी पे सब कुछ डिफाइन करेगा। मैं ये वाली फोर्स भी ले सकता हूँ, ये वाली भी ले सकता हूँ। मेरे लिए बाहर का फोर्स देखना ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए मैं कौन सी, केमिस्ट्री में मैं ये वाली फोर्स लेता हूँ, फिजिक्स में मैं ये वाली फोर्स लेता हूँ। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए, फिजिक्स में कौन सी फोर्स प्रेफर करते हो आप? ये। केमिस्ट्री में कौन सी फोर्स प्रेफर करते हो? ये। आप क्या पढ़ रहे हो? क्यों ये प्रेफर करते हैं उसका रीजन दूंगा मैं थोड़ी देर में। अरे क्लियर है? आज ही दे देंगे, समझ में आ जाएगा। हम लोग मतलब हम लोगों के पीछे सॉलिड रीजन होते हैं, तभी हम लोग कुछ फॉलो करते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए। तो ये हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपने लगा दिया यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल लगा दूं, यानी उसका मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। अरे हाँ, डी एक्स लगा दिया, और कॉस कितना है इन दोनों के बीच में? एक्स किस तरफ देख रहा हूं मैं? ऊपर। और है ये इधर और ये नीचे की तरफ है, 180, 180 डिग्री। यस। और कॉस 180 डिग्री कितना होता है? माइनस। इसीलिए डी डब्ल्यू को क्या रखा जाता है हमारे यहाँ? अरे बोलो हाँ या ना। अगर यही फिजिक्स होती तो यहाँ क्या होता? प्लस एफ। पर एफ कौन सा होता? इंटरनल। इंटरनल जो है वो किसका होता? गैस का होता। इंटरनल है किसका असल में? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोल दीजिए। रुक जाइए, अभी शक्तिमान नहीं बनना, रुक जाइए। ठीक। डी डब्ल्यू क्या है? अब मैं क्या कर सकता हूं, माइनस एफ एक्सटर्नल, ध्यान से देखते जाइएगा, डिवाइडेड बाय एरिया। अब जब डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इंटू डी। क्लियर? एरिया जो है कौन सा एरिया? ये वाला, ये जो नीचे एरिया बना पड़ा है ना। अरे बोलो, ये वाला एरिया। अरे बोलो, अरे बोलो। अरे चलेगा? या तो एरिया, ये वाला एरिया है बेसिकली, ये वाला। आप समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना। ये एरिया है। अब एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा? और फोर्स डिवाइड बाय एरिया क्या हो जाता है? प्रेशर। अरे बोल दो यार। हाँ या ना। अरे क्लियर है? चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे हाँ। तो आज समझ में आया वर्क को हम माइनस माइनस क्यों लगाते हैं आगे। अरे बोलो। लोग बोल देते हैं आयुपेक ने बोला है। हाँ हाँ, पर आयुपेक ने ये नहीं बोला था कि माहे, आयुपेक ने ये बोला कि फोर्स एक्सटर्नल लेनी है। अरे हाँ या ना। अरे क्लियर है? तो वहां से ये इन्फ्रेंस निकल के आता है कि माइनस लगाना है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको बहुत बहुत बहुत, इधर रुक जाइए यार, अभी बस 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट और रुक जाइए, है ना। मैं लिखने का समय दूंगा, पर पहले इसको अगर आप समझ लेंगे तो जिंदगी भर कभी परेशान नहीं हो। अरे हाँ या ना। ये बात समझ में आई? हाँ या ना। तो इसमें क्या होता है ऐसा समझना। तो प्रोसेसेस दो प्रकार के बैठेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्स। हाँ या ना। रिवर्सिबल क्या होता है? देखिए, हम लोग एग्जैक्ट रिवर्सिबल सिस्टम नहीं बना सकते। रिवर्सिबल क्या होगा? मैं 5 कदम आगे गया, 5 कदम पीछे आ गया। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये रिवर्सिबल होता है। तो क्या मैं इससे कभी आगे मूव कर पाऊंगा? नहीं। अरे क्लियर है? अब जब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। जैसे 5 कदम मैं जब आगे जा रहा हूं, मतलब मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। तो ये मेरी मान लो पी इंटरनल है। क्या ये? मैं बाहर की तरफ प्रेशर कर रहा हूं। जब मैं वापस आ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं?
तो जितना 5 कदम आगे गया था 5 कदम पीछे गया। तो हम लोगों का जो रिवर्सिबल एग्जैक्ट रिवर्सिबल सिस्टम होता है, वहां पे पी एक्सटर्नल हमेशा किसके बराबर रहेगा? अरे पी एक्सटर्नल किसके बराबर रहेगा बच्चों? और पी इंटरनल किसके बराबर होता है? हाँ या ना? एग्जैक्ट रिवर्सिबल सिस्टम। अरे बोलो हाँ या ना? मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब समझाऊंगा कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि देख लो मेरी तरफ। अरे हाँ है ना? पी एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? पी इंटरनल। और पी इंटरनल किसके बराबर होता है? ये बात तो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक। पर हम लोग तो अपना, अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर तो मैं यहीं झूलता रह जाऊंगा। अरे हाँ यार, पर मुझे गैस की एक्सपेंशन भी पढ़नी है, गैस का कंप्रेशन भी पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा? आप तो कह रहे हो जितना बढ़ाओ उतना कम कर दो, तो कभी वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, गैस कभी ना एक्सपैंड होगी ना कंप्रेस। तो इस सिस्टम को मैं कैसे लेता हूं, देखना जरा ध्यान से। तो ये जो था हमारा, मतलब ये वाला सिस्टम था, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है ना। ठीक है, मान लो ऐसा सिस्टम है। अरे क्लियर है? इसके अंदर आपने गैस भरी हुई है भाई, मतलब ऐसे कर, गैस भरी है इसके अंदर, हाँ है ना? अब इस गैस जो भरी थी, यहाँ पे एक लिड लगा हुआ है। अरे हाँ है ना? इस लिड पे आपने क्या किया हुआ है, ऐसे रेत के दाने रखे हुए हैं। सैंड रखी हुई है। अरे हाँ है ना? मतलब रेत रखी हुई है खूब सारी, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। अरे हाँ है ना? और उससे उसका नीचे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है। तो अभी रिवर्सिबल सिस्टम क्या है कि जितना पी इंटरनल है, यहां से जो पी इंटरनल होगा, है ना, और यहां से जो पी एक्सटर्नल है, ये दोनों बराबर है। अरे बोलो, ये दोनों बराबर है। तो ये वाला सिस्टम है जहां से पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, है ना? अरे बोलिए। तो आपने क्या किया, आपने झट से वहां से क्या किया, मतलब मान लो 15 दाने हटा लिए। कितने दाने हटा लिए? 15। मतलब यहां से -15 सैंड ग्रेन्स आपने ये कर लिया। अब जब जैसे ही आप दाना हटाओगे, तो क्या होगा, बाहर से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो पी एक्सटर्नल विल बी लेस देन पी गैस। आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अरे बोलिए। पर आपने झट से क्या किया, ऐसे करके 15 इधर से निकाले। अरे हाँ, तो 14 रख दिए। कितने रख दिए? हाँ है ना? पर अभी भी पी एक्सटर्नल क्या होगा, कम होगा पी गैस से, क्योंकि ये तो बराबर बराबर पे थे ना। पर बहुत कम डिफरेंस होगा। पर डिफरेंस क्या होगा? तो आप यहां पे ये ले सकते हो, एक्चुअल में पी एक्सटर्नल इज लेस देन पी गैस, बट हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि प्रेशर इतना कम बढ़ा होगा कि पता ही नहीं चला होगा। अरे बोलो हाँ या ना? पर आपने एक्सपेंशन करा दिया कि नहीं करा दिया? अरे बोलो। इसके मुकाबले कंप्रेस हो गया होगा, पर इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होगा। अरे हाँ या ना? अरे जो रेत है वो बाहर डालती है ना ऊपर से, प्रेशर बनाती, तो मान लो ऐसे 100 दाने थे। क्लियर? 100 दाने, 100 दाने जब थे, वो अंदर के प्रेशर के बराबर थे, मान लेते हैं। आपने 15 निकाल लिए, कितने रह गए? 85। अब ये 85 तो कम होगा ना प्रेशर ऊपर से, तो अंदर से क्या कर जाएगी, एक्सपैंड। बोलिए। आपने 14 झट से ऐड भी कर दिए। अरे हाँ, उसे झट से ऐसे 15 निकाल 14 रख दिए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपने थोड़ा सा प्रेशर क्या कर दिया, 99 हो गया ना, पर बहुत मिनिमम। तो आप 15 कदम आगे गए, 14 कदम पीछे आए, तो एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं बना। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्वासी रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? क्वासी मतलब एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं है। और हम इन्हीं पे काम करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर चेंज होता है, हम इन्हीं पे काम करते हैं। जो प्रेशर चेंज होता है, वहां पे आप ये वाली कंडीशन
ले सकते हो कि पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी गैस। अरे बोलो हाँ या ना। हम एग्जैक्टली रिवर्सिबल पे कभी नहीं कर सकते। अरे हाँ या ना, ये वाला तो सिस्टम पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ होगा ही नहीं। अरे हाँ या ना, तो हम लोग किस सिस्टम पे काम करते हैं, और वो वाला जो प्रेशर चेंज है वो इतना कम है कि हम मानते हैं कि हर बार पहले ये दोनों इक्विलिब्रियम में आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इक्विलिब्रियम में आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इक्विलिब्रियम में आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए। अरे बात समझे कि नहीं समझे? जब ये चीज हो जाती है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? एट ईच पॉइंट हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो रिवर्सिबल सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं हर पॉइंट पे। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वहां पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या है? अरे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल क्या है, बराबर। अब हम करते क्वासी हैं, नाम रिवर्सिबल का ही रखते हैं। अरे हाँ या ना, सही है। तो आप क्या बोलोगे, पी एक्सटर्नल और पी गैस क्या रहेंगे हमेशा, बराबर। तो बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम रहेगा। तो इसे इसको क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं? क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। अरे सही है। तो हम ये बोलते हैं कि जो मैकेनिकल फोर्स लग रही थी, कौन सी फोर्स, मैकेनिकल फोर्स लग रही थी, वो दोनों की बराबर है, जो बाहर से लग रही है और जो अंदर से। तभी सिस्टम कौन से में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। और इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अरे हाँ या ना। इसके बाद एक और इक्विलिब्रियम आएगा जिसे आप बोलते हो केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? पहली चीज थी थर्मल फोर्स, मतलब जहां पे हीट फ्लो ना करे। अरे हाँ या ना, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया था। दूसरा है मैकेनिकल फोर्स। कौन सी फोर्स? मैकेनिकल फोर्स, जहां पे बाहर का प्रेशर, अंदर का, मतलब बाहर की फोर्स और अंदर की फोर्स क्या रहे, सेम। तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा आता है केमिकल, जहां पे केमिकल पोटेंशियल बराबर रहे किसी का। क्या बराबर रहे? वो ओपन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। अरे हाँ या ना? अरे क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करनी है तो ये तीनों इक्विलिब्रियम काम करने चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, और केमिकल। अरे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है टेम्परेचर सेम होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जिस दौरान आप काम कर रहे हो उस दौरान कोई हीट फ्लो नहीं होना चाहिए। जब आप हीट फ्लो की स्टडी करोगे वो आप अलग से स्टडी करो। अरे हाँ या ना, कुछ और काम करते हुए उसका हीट फ्लो नहीं। अरे हाँ या ना? अरे सही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इरिवर्सिबल सिस्टम में क्या है, इरिवर्सिबल सिस्टम में यहां पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल का कोई रिलेशन नहीं है। अरे हाँ या ना, यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इरिवर्सिबल सिस्टम कैसा है, यहाँ पे आपने रखी हुई थी वो, मुट्ठा भर उठाया, हटा दिया। अब क्या होगा, एक्सपैंड करेगी। कब तक एक्सपैंड करेगी, कब तक करती रहेगी, जब तक पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर नहीं। तो जब भी कभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आता है एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अरे हाँ या ना, जब आपने हटाया, उससे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में था तभी तो वहां रुका हुआ था, हटा दिया, क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। कब तक करता रहेगा? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो यहां पे आपको पी एक्सटर्नल को पहली बात तो कांस्टेंट रखा जाता है, हाँ या ना। अरे हाँ या ना। अरे पी एक्सटर्नल को क्या रखा जाता है, और ये वैल्यू हमेशा गिवन इन दी क्वेश्चन होगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी इसको मानना है कि ये रिवर्सिबल है, कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना। अरे सही है। और पी गैस जो कि पी इंटरनल है ना। अब मैं पी इंटरनल को पी गैस ही लिखूंगा, ठीक है। फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे हाँ या ना। तो ऐसे कर लो, अगर आपका इनिशियल कंडीशन देखते हैं, इनिशियल कंडीशन देखते हैं, ठीक।
मान लो पी गैस लेस देन पी एक्सटर्नल है, क्या हो जाएगा? अंदर से कम प्रेशर लगा रहा है, बाहर से ज्यादा लगा रहा है, क्या होगा? कम प्रेशर। क्या होगा? हाँ, पी गैस ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा। अब फाइनल में हमेशा क्या होगा? कब तक होगा? जब तक पी गैस किसके बराबर ना हो जाए। अरे क्लियर है कि नहीं पे? अरे तभी तक तो हो रहा है, क्यों एक्सपेंड कर रहा है? ताकि एट लास्ट बढ़ता जाए। अरे हाँ या ना? अंदर से प्रेशर कम होता जाए या बढ़ता जाए, जो भी है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोल दो यार। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब समझ में आया सबको? अरे यार ये क्या कर दिया मैंने? चलेगा? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब समझे? ठीक, अब लिखो। अब आओ ज्यादा अच्छे से। पहले मतलब समझ लो, बाद में प्रॉब्लम सारी मतलब दूर हो जाएंगी। अरे हाँ या ना? या तो कांस्टेंट बताया होगा, या तो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी, तब आप समझोगे कि ये रिवर्सिबल है, वरना नहीं समझोगे। अरे क्लियर है? और यहाँ पे फिर वर्क लिख लेना। वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक, ये वर्क कहलाता है। वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो माइनस बाहर रख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। चलेगा? बोल दो यार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल, हर स्टेप पे पॉसिबल नहीं है। मतलब पी एक्सटर्नल को पी, मतलब आप समझो ना कि मैं आपको बोल दूं एक तरफ से, मतलब एक तरफ से किसी ने आपको ऐसे खींचा हुआ है, किसी ने इधर खींचा हुआ है। अब मैं आपको मूव कैसे कर सकता हूँ? मैंने उधर 10 जूल लगा दिया, इधर भी लगा दिया, नहीं ना। थोड़ी देर के लिए पर्टर्बेशन किया जाता, थोड़ी बहुत दूरी, कि मतलब उसने थोड़ा सा खींचा, तब तक मैंने उधर जाने दिया, फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये चीज करना है। ठीक है? पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाद में जाके कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ सकता कि जहां पे बाहर और मैंने वो उधर खींचा। वो कभी एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे हो, मतलब एक पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे हो जाएगा वहां पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, दैट्स ओके। पर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी कि हर पॉइंट पे रख के पॉसिबल नहीं। अरे हाँ है ना? चले? बोलिए। अब जब रिवर्सिबल वर्क आ जाएगा, तो रिवर्सिबल के लिए ही चल रहा है यहाँ पे रिवर्सिबल ही है। अब आपको वर्क की डेफिनेशन तो पता ही है, माइनस पी एक्सटर्नल, यही है ना बच्चों? हाँ है ना? बोलिए। अरे चलेगा? और रिवर्सिबल के लिए पी एक्सटर्नल किसके बराबर है? तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा? माइनस प्रेशर ऑफ गैस डीवी, माइनस प्रेशर ऑफ गैस डीवी, यही आ जाएगा। और इरिवर्सिबल के लिए क्या है बच्चों? पी एक्सटर्नल क्या है? कांस्टेंट। हाँ है ना? पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, लेट्स से मैं पी ही बोल देता हूँ। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? कब? तो मतलब मैं इसको लिख देता हूँ, पी गैस एट फाइनल कंडीशन है। ठीक है? नहीं समझे? मान लेते हैं मैं इनिशियली, मेरा जो इनिशियल पॉइंट था वो P1 V1 था। क्या था बच्चों? P1 V1 से स्टार्ट हुआ। अरे बोलिए। और फाइनल पॉइंट जो आया वो आया P2 V2। आया ना? ये किसकी कंडीशन है? ये गैस की। ये किसका प्रेशर वॉल्यूम है? ये किसका प्रेशर वॉल्यूम है? P1 V1 गैस का प्रेशर है, P2 V2 भी किसका प्रेशर है? गैस। अरे हाँ या ना? अरे बोलिए। इस दौरान मुझे वर्क कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था? वर्क। क्लियर है कि नहीं? अरे बोल दो यार। तो मैंने क्या बोला कि ये पी गैस फाइनल, तो यानी यहाँ पे पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? P2। अरे हाँ या ना?
अरे पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? ये वर्क गैस यहां तो ये आ ही चुका है। यस, जब P2 लिखी जा सकती है तो उस P2 को कांस्टेंट लेके बाहर ले लूं और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीवी। हाँ या ना? लेट से ये V1 से V2 ही गया था। अरे यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल वॉल्यूम है ना, ये क्या हुआ? यहाँ गया तो क्या हो गया? हाँ या ना? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोल दो यार। अब ये वाला वॉल्यूम भी V1 से V2 है, पर इस वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी वेरी करता है कि नहीं करता है? क्या प्रेशर ऑफ गैस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि नहीं? अच्छा, आइडियल गैस का प्रेशर क्या होता है? आइडियल गैस होगी तो प्रेशर क्या होगा? एनआरटी बाय वी। एनआरटी बाय, क्या वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। अगर मैं वेन वॉल्स इक्वेशन ले लेता हूं तो P इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए अपॉन ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र। क्या ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, तो वॉल्यूम के साथ ये भी चेंज होता है ना, तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोल दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर डायग्राम पे, जिसपे मैं ज्यादा क्लैरिटी से बात करूंगा। अरे हाँ या ना? अरे बोलिए। अरे इतनी बात तो क्लियर है? तो ये जो कंडीशन मैंने ऊपर लिखी थी, इनिशियल कंडीशन, फाइनल P1 V1 से कहा गया? P2 V2। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, ठीक है? इस तरफ P है, इस तरफ V है। जब P वर्सेस V प्लॉट करते हैं इसे बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इंडिकेटर। लेट्स से मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है कि कम होता है? जनरली जब वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो प्रेशर क्या होता है? जनरली, हमेशा नहीं, बाद में बात करेंगे कब, पर अभी के लिए जनरली। अरे हाँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये P1 V1 था, भाई वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाया, ये मेरा V1 है और ये मेरा क्या है? P1। और ये क्या है? P2 V2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलो। अरे हाँ है ना? तो इसको मैं अलग ही बना लेता हूँ, एक सेकेंड। अलग ही बनाते हैं इसको, यहाँ नहीं, इसको यहीं बनाते हैं। चलो यहाँ चलते हैं, इधर बनाते हैं। तो पहले एक बार एक्सपेंशन का केस ले लेते हैं। कौन सा केस ले लेते हैं बच्चों? पहले एक बार कौन सा केस ले लेते हैं जहां आपका मतलब होता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1। चलेगा? अरे बोलिए। तो मैंने यहाँ गैस बनाई, मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी करता हूँ, और इसको स्टडी करने को बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। जब भी कभी वर्ड इंडिकेटर डायग्राम हो उसका मतलब है P वर्सेस V का प्लॉट है। अरे हाँ या ना? सही। अब क्या हुआ है, प्रेशर 1 से कहाँ गया है? प्रेशर मतलब वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2, V1 V2। चलेगा? और ये इस तरफ आई है रिएक्शन, मतलब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है? कम। ये मेरा P1 है और ये मेरा P2। सही बात है। तो ये हो गया P1 V1 और ये क्या हो गया? P2। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? अगर मैं रिवर्सिबल के लिए जाता हूं, किसके लिए? रिवर्सिबल कंडीशन के लिए जाऊंगा। रिवर्सिबल के लिए वर्क क्या आया है जल्दी बताइए? V1 से V2 तक इंटीग्रेट करना है, प्रेशर ऑफ गैस को P लिखना है, हाँ, dV। ये क्या होता है? अगर आपको किसी को याद हो, मतलब अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो होता है, ये होता है एरिया अंडर कर्व। क्या होता है ये माइनस साइन मैं नहीं लगा रहा हूं अभी। मैं माइनस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है? मुझे माइनस छोड़ दे रहा हूं अभी। मुझे माइनस तो जब भी साइन जो होगा उसके बाद में देख लिया जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। तो ये y dx जो होता है ये क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। कहने का मतलब
जो आपने यहाँ पे बनाया है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? देखने की कोशिश कीजिएगा। इधर देखिएगा, इसमें क्या है कि आपने ये बना लिया, ये वही चीज बनाई है वापस। अरे बोलो हाँ है ना? अरे हाँ। आप स्टडी कहां से कहां तक करना चाहते हो? V1 से, क्योंकि आपने ये लिमिट लगाई हुई है। हाँ, आपको V1 से V2 का एरिया अंडर कर्व निकालना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो यार। तो ये जो एरिया आ जाएगा, मतलब ये इसका वर्क डन है ना? मैं सिर्फ एक्सपेंशन ही स्टडी कर रहा हूं, तो मैं अभी यही बोल रहा हूं। मैंने ऊपर लिख दिया ना एक्सपेंशन। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो रिवर्सिबल का वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर कर्व, इतना वर्क आ जाएगा। अरे बोल दो यार। हाँ या ना बोलो? नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आया प्लीज दोबारा पूछ लो, अभी यही बता देता हूँ। वंदना, ये क्या होता है? ये एरिया अंडर कर्व। क्यों ऐसा है? ऐसा है भी क्यों, ये बात समझो। आपके पी की वैल्यू चेंज होती जा रही है ना? पी की वैल्यू इसके साथ चेंज हो रही है। तो वॉल्यूम भी कह रहा है प्रेशर जैसा चेंज होता जाए, उसके अंदर का वीडीएक्स करते जाओ। अरे हाँ या ना? तो वो चीज अभी जरा इरिवर्सिबल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। देखो, इरिवर्सिबल में आए, बोलिए। इरिवर्सिबल में वैल्यू क्या आई है वर्क की? -P2 V2 माइनस V। ये तो एग्जैक्ट है। तो ये जो होता है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू लेंथ। कितनी रखनी है? P2। तो P2 कितना है? इतना है। ये लेंथ हो गई। ब्रेड्थ कितनी रखनी है? V2 माइनस V1। इतनी ब्रेड्थ रखनी है। ये लेंथ रहनी चाहिए, यस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? यही हो गया ना? अरे बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना? अरे बोल दो यार। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे ही होता है। तो ये वाई डी एक्स है, मतलब इसको वाई डी एक्स मान लेते, पीडीवी मान लो। तो हर एक पॉइंट पे आगे छोटा सा एरिया लेना है। अरे वाई डी एक्स कर लो। वाई मतलब ये प्रेशर, इतनी प्रेशर होना चाहिए, मतलब पहली बार में प्रेशर इतना होना चाहिए। और डीएक्स यानी इस पॉइंट के आगे का इतना एरिया, अगली बार वाले प्रेशर का पीडीएक्स, क्योंकि प्रेशर तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना। यहां तो उसने बोल दिया ना कांस्टेंट। अरे हाँ या ना? तो वो हर एरिया को जब आप ऐड करते जाओगे तो वो एरिया अंडर कर्व ही बन जाता है, वो इसीलिए एरिया अंडर कर्व होता है। अरे हाँ या ना? क्योंकि हर प्रेशर के आगे डीएक्स 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 लगाते जाओगे, जोड़ते जाओगे, तो एरिया अंडर कर्व। अरे बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया? अरे हाँ, तो किसका ज्यादा आया? मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया वर्क इरिवर्सिबल। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आया? तो एक्सपेंशन में किसका ज्यादा है? फॉर एक्सपेंशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ या ना? एक सेकेंड। अब आ जाते हैं किस पे? कंप्रेशन पे। किस पे आ जाते हैं बच्चों? कंप्रेशन का क्या मतलब होगा? V2 और V1 में कौन ज्यादा होगा? V2 विल बी लेस देन V1। यस। अब देखिए, इसे अब हम P1 V1 बोलेंगे, इसे हम P2 V2, क्योंकि वॉल्यूम 2 कम होना चाहिए। अरे बोलिए। और वॉल्यूम 1 ज्यादा। अरे क्लियर है कि नहीं? अरे बोल दीजिए। अब ये वाला मेरा प्रेशर जो होगा, ये क्या हो जाएगा? P2। और ये क्या हो जाएगा? P1। ये बात तो सही है कि नहीं सही? अरे बोल दो यार। इतनी सी बात तो क्लियर है। ये फॉर्मूला तो यही रहेगा। हम्म।
चलेगा? अब जब ये फॉर्मूला रहेगा तो क्या होगा देखो, अब आप यहां से निकालना चाहते हो इधर, मैं फॉर्मूला तो बदल नहीं सकता। अरे हाँ है ना, जब फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो आप क्या करोगे अब, इसके अंदर भी क्या आएगा, एरिया अंडर, यहाँ तो एरिया अंडर कर्व भी आएगा, तो जब एरिया अंडर कर्व आएगा तो ये तो यही रहेगा भाई, भले इधर से जाओ या इधर से जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ या ना, तो ये तो रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ही रहा। अरे बोलो, पर यहाँ पे P2 आ गया, अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पहले ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। V2 माइनस V1 ब्रेड्थ हो गई बच्चों। लेंथ कितनी होगी, P2 कहाँ लाई कर रहा है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा ये, ऐसे। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अरे बात समझे कि नहीं समझे, तो ये एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो यार, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, नो, तो ये आपका हाँ या ना, तो वर्क किसका ज्यादा आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, अरे बोल दो यार, वर्क समझ में आया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कैसे निकालते हैं, क्या होता है, क्यों होता है, अरे हाँ या ना, अरे बोलिए, तो वहां पे P2 नीचे लाई कर रहा था इसलिए वर्क कम आया, यहाँ पे P2 क्या है, ऊपर लाई कर रहा है, तो इसलिए ज्यादा। क्लियर है कि नहीं, अरे बोलो, अरे सही है। और दोनों सिचुएशन में, रिवर्सिबल की सिचुएशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या रहा, सेम। अरे हाँ है ना, मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन में क्या रहा, सेम। पर इरिवर्सिबल में क्या हुआ, यहाँ पे पहले कम लगा काम, वहां पे ज्यादा। अरे हाँ है ना, चले लिख लीजिए, यहीं से है, ये तो लिख लिया है, लिख लीजिए। हाँ तो वो सिर्फ फाइनल गैस का जो फाइनल पॉइंट है वो वाली वैल्यू रहेगी इसकी। अलग ऐसे है कि यहाँ पे हर पॉइंट पे प्रेशर ऑफ गैस है, ये हर पॉइंट पे प्रेशर निकल रहा है। अरे हाँ है ना, तो वो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, ये वैल्यू नहीं है पी एक्सटर्नल की, पी एक्सटर्नल की सिर्फ यही वाली वैल्यू थी। नहीं भाई, इस, हाँ आएगा तो हमेशा वहीं से ना, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन ही यही है। वर्क की डेफिनेशन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। अब जब डेफिनेशन यही है, आप समझो ना, ऐसा है, मान लो ये है, रिवर्सिबल का तो आपको समझ में आ गया, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे गैस रखी, ये पी गैस है, पी गैस कुछ भी हो, P1 है। अब बाहर से मैं 10 ATM प्रेशर लगा रहा हूँ, और इसका कंप्रेशन होगा, कब तक कंप्रेशन होगा, ये कब तक कंप्रेशन चालू रहेगा, मैं ये बोल दे रहा हूँ कि P1 इज लेस देन 10 ATM, जो भी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन कब तक चालू रहेगा, ये कंप्रेस होगा, यहाँ पे P2 बन जाएगा, P2 तब तक चालू रहेगा जब तक ये 10 ATM ना हो जाए। पी एक्सटर्नल अभी भी कितना है, 10। तो ये वो तरीका है कि आपको पी एक्सटर्नल नहीं गिवन है, पर आपको प्रेशर ऑफ गैस गिवन है, जहां से आप पी एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल सकते हो। लग तो वो हमेशा 10 ही रहा है, पर आपको कैसे पता, मतलब क्वेश्चन दे दिया, फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया भाई, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट था, और फाइनल में जाके प्रेशर हो गया 5 एटमॉस्फेरिक गैस का। अब मुझे बताइए वर्क डन क्या होगा, आपको यार ये तो गैस का प्रेशर दे रखा है,
प्रेशर तो एक्सटर्नल दिया ही नहीं, तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर कब आके रुकेगा, मतलब गैस कब आके रुकेगी, जब वो एक्सटर्नल के बराबर, और वो वैल्यू क्या रहेगी, P2। अरे हाँ या ना, डिपेंड करता है ना कि अंदर और बाहर का क्या प्रेशर है। हाँ, तो बाहर से लगाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। हाँ, तो तभी तो 10 एटमॉस्फेरिक गया है ना, वरना पहले क्या था, तो बढ़ रहा है तभी तो। अरे कब आके रुक जाएगा, जब तक। हाँ, तभी तो इसीलिए इसको क्या रखा है, P2। अरे भाई, ये दबाते जाओगे, अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। अरे हाँ या ना, और यही प्रेशर मैंने रख दिया P एक्सटर्नल, ताकि मेरे को पता है ना कि ये रुका ही तभी होगा जब बाहर के बराबर है। अरे क्लियर है कि नहीं, अरे बोलिए। चल, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे डेफिनेटली बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज सबसेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, यस डेफिनेटली। आपने मान लो, आपने क्या किया, 2 स्टेप में इरिवर्सिबल कर लिया, फिर 3 में कर लो, फिर 4 स्टेप में कर लो। जब इनफाइनाइट स्टेप्स में कर लोगे, इरिवर्सिबल क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल। मतलब वो थोड़ा सा हम वो कर सकते थे, इरिवर्सिबल जितने ज्यादा स्टेप्स बढ़ाते जाओगे, इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, इनफाइनाइट। और वो जितने स्टेप्स आप बढ़ाते जाओगे, आप इसकी तरह बनता जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, अरे बोलिए। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे अच्छा लग रहा है, अरे क्लैरिटी है, हाँ या ना। ये तो समझ में आ गया, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। मैं लिख देता हूँ, आप लोग जान। चलिए आगे चले, हाँ या ना, वर्क समझ में आ गया, हीट, हाँ या ना, हाँ जी। तो हीट फ्लो कहाँ करती है, जहां पे टेम्परेचर चेंज हो। अरे बोलिए। तो डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। डी क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा इतना हीट फ्लो ज्यादा हो। अरे हाँ या ना, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब आप हटा देते हो, तो आप लिख देते हो Q इज इक्वल्स टू सी डी टी, और C को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कितनी है। सही बात है, अरे हाँ या ना, अरे बोलिए। तो C क्या हो जाता है, डी क्यू अपॉन डी टी, चलेगा कि नहीं, ये होता है हीट कैपेसिटी। बोल दो हाँ या ना, सही है, चलेगा। कोई दिक्कत, अरे हाँ, तो हीट फ्लो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हाँ जी, चलेगा कि नहीं, नहीं क्या, अच्छा तो है, ये समझ में आ गया। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन कहाँ से आती है, ये बात समझ में आ गई। अरे हाँ या ना, बाद में आप लोग रट्टा तो मारते रहते हो, जितनी हीट देनी पड़े 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो सब तो बन ही जाएगा, जो भी डिवाइड में होगा वो 1 होगा। तो नीचे क्या है, टेम्परेचर चेंज, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जो भी आपको लगे। पर कॉन्सेप्ट क्या होता है हीट कैपेसिटी का, अगर मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके दौरान कितना हीट फ्लो होगा, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा हो। अरे बोलो हाँ या ना,
जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें हीट फ्लो क्या होगा, ज्यादा। और जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी उसका हीट फ्लो कम होगा। 1 घंटे 3 घंटे की क्लास चल रही है, सभी के लिए 3 घंटा बराबर है। पर जब मैं आप लोगों ने शुरुआत किया था और जब आप एंड करोगे तो सभी का लेवल अलग अलग होगा। तो वो नॉलेज कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जिसकी नॉलेज कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा नॉलेज गेन कर लेगा, जिसकी नॉलेज कैपेसिटी कम होगी वो कम नॉलेज। अरे हाँ या ना? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे वाटर है और सैंड है, किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है? वाटर के। किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है? वाटर। वाटर को गर्म करने लगो, 1 डिग्री बढ़ाने में बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। अरे हाँ या ना? वहीं पे इसको करो, सर से गर्म हो जाती है। अरे हाँ या ना? अरे नहीं क्या? इसीलिए जो लोग समुद्र के किनारे होते हैं ना, वहां ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। क्योंकि जब हीट पड़ती है तो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता जल्दी, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले जाता है। जब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो आसपास का भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो वो उतना ही रहता है। और जब ठंड होती है तो पानी से जल्दी हीट भी नहीं निकलती, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज जल्दी होता नहीं। अरे हीट मतलब उसका टेम्परेचर गिराने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, उतनी ठंड पड़ नहीं पाती। तो वो जो पानी है, इसीलिए आप जितने भी कोस्टल एरियाज है ना, वहां पे ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहीं राजस्थान में घुस जाइए, सुबह के समय ऐसी तलतलाती धूप कि पैर न रखा जाए, और रात के समय इतनी ठंड कि वो ना हो। क्यों? क्योंकि सर से गर्म हो जाता है, सर से ठंडा हो जाता है। अरे हाँ या ना? अरे चलेगा। वो भुट्टा भुनने वाले लेके चलते हैं ना रेत, रेत में ऐसे भून के ऐसे निकाल देते हैं। तो वो इसलिए नहीं लेके चलते क्योंकि वो गधे हैं, मतलब उनको रेत मतलब, या फिर वो इसलिए नहीं लेके चल रहे कि रेत बहुत उपलब्ध है। यूपी में रेत उपलब्ध नहीं है, दिल्ली में रेत उपलब्ध नहीं है, रेत तो राजस्थान में है ना ज्यादा। अरे हाँ है ना? फिर भी वो क्यों भून रहा है उसमें? पानी, पानी तो ज्यादा है ना। अरे पानी में उसका पैसा ज्यादा लग जाएगा। जब तक पानी गर्म होगा तब तक तो हो गया काम, तब तक तो उसका मतलब वो आ जाएगा। फिर वो जो आपको 20 रुपए का भुट्टा दे रहा है उसको 200 रुपए का देना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, बॉयल करने के लिए उसको ज्यादा पैसा लगेगा। अरे हाँ या ना? अरे सही है। अरे बोल दो यार। अरे स्वीट कॉर्न खाते नहीं हो इतना सच 50 रुपए का? अरे हाँ है ना? अब भुट्टा वो 20 रुपए का नहीं लोगे आप? अरे हाँ है ना? अरे सही है। ठीक है, तो वो बेसिकली ये है कि आप कितना मतलब कैसे वो कर रहे हो। चलेगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया हीट कैपेसिटी का? सही है, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा, वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अरे क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना? अरे सही है, और थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने के लिए ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी वहां से। अरे क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी डेफिनेशन बनाते रहो, हीट चेंज फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, वो तो चलता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है? जो भी चीज डिवाइड होगी वो 1 हो जाएगी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या बन जाती है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो सिंपल। जो भी चीज डिवाइड है उसको 1 बना दो, खत्म बात। अरे हाँ या ना? चलेगा? चल, ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो। तो और तीसरी चीज है इंटरनल एनर्जी। क्या है? ये चीज थर्मोडायनेमिक्स ने इंट्रोड्यूस की, उसको हीट और वर्क को समझने के लिए। ये चीज किसने इंट्रोड्यूस की? थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हम ही लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है। हीट और वर्क तो हो ही रहा था, हीट अपने आप जा रही थी, वर्क अपने आप हो रहा था। अरे हाँ या ना? अब उनको समझना भी तो है। तो समझने के लिए हमने एक ऐसा पैरामीटर बनाया जिसका नाम हमने क्या दिया? इंटरनल है। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एनर्जी ऑफ सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम, मतलब उसका मोशन नहीं कंसीडर किया जाता, सिस्टम स्टैटिक होना चाहिए। अरे हाँ या ना? मतलब ऐसा नहीं कि हाथ में ऐसे बीकर ले लिया और बीकर को ऐसे लेकर घूम रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, नहीं। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब उसके मोशन को कंसीडर नहीं करना, वरना यूनिवर्स तो मूव कर ही रहा है, तो पढ़ेंगे कैसे? अरे हाँ या ना? तो बाहर से जो मर्जी चेंज होता रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज। हम ऐसे कहें कि अगर मैं अपनी एनर्जी देख रहा हूं, तो अगर जो चांद पे बैठा होगा वो तो देख रहा है घूम रहा है। अरे हाँ या ना? तो इसकी तो इंटरनल एनर्जी हमेशा चेंज होती जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोशन से कोई फर्क नहीं, मोशन होने तो पूरे सिस्टम का वो घूमता रहे।
मैं उसको स्टैटिक ही मान रहा हूं। अरे हाँ या ना? अरे सही है। अरे बोलिए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टैटिक से स्टेशनरी सिस्टम बोलते हैं वर्ड। मैं स्टैटिक जान के वर्ड यूज कर रहा हूं। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलो। ठीक। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला, देखो बहुत ही सिंपल सी बात बोली। इन्होंने बोला डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। आया ना? या फिर इसको अगर आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिजिक्स में यहां माइनस लगा देते हैं। मैंने बताया क्यों लगा देते हैं, क्योंकि वो वर्क को आगे माइनस नहीं लगाते। आंसर दोनों से, इंटरनल एनर्जी का आंसर दोनों से सेम आएगा। अरे क्लियर है? अरे बोलिए। ठीक। अब ऐसा हमने जो साइन चूज किए हैं वो क्यों किए हैं, उसके पीछे रीजन है। अरे बोलिए। देखिए, अब केमिस्ट्री में क्या लेके चलते हैं? केमिस्ट्री में एनर्जी ही सब कुछ है। अरे हाँ या ना? फिजिक्स में फोर्स लेके चलते हैं। फिजिक्स में क्या लेके चलते हैं? फोर्स। अच्छा, सही है। ठीक है। ठीक है। तो ये एनर्जी है और ये क्या है? फोर्स। हम एनर्जी पे क्यों बात करते हैं? हमारे हिसाब से जहां पे भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, हम उसे चुपचाप नेगेटिव बोल देते हैं। और जहां पे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, हम उसे क्या बोल देते हैं? अरे हाँ। अरे बोलो। मैं यहाँ पे आप बैठा, मैं यहाँ पे अगर आपसे बोल दूं अभी, जैसे मैं शिवानी को बोल देता हूँ, शिवानी जाओ एक काम करो, नीचे जाओ ऊपर आओ कम से कम 5-6 बारी। तो शिवानी तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? क्या बचेगी ही नहीं? अरे सही है। अरे सही है। तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? तो आप अपने आप को सिस्टम मानिए। अरे हाँ। इधर देखो। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होना चाहिए? एनर्जी को क्या करेगा? कम। इससे एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इसीलिए क्या हो जाता है? नेगेटिव। अरे हाँ है ना? वर्क डन ऑन द सिस्टम। है ना? जो बचपन में नहीं पढ़ते थे, एबीसीडी ऐसे मान लो पढ़ा रहा है, तो मम्मी को गुस्सा आ गया, ये यहाँ पे लिखो, सी लिखो, सी लिखो। कि नहीं हो रहा है कुछ, नहीं आ रहा, झट से झापड़ मारा। बढ़ी ना सिस्टम की एनर्जी उसी समय? अरे हाँ है ना? झट से सी लिखा जाता है उस समय। अरे हाँ है ना? ठीक है। तो अगर आप सिस्टम पे काम करोगे, अरे हाँ है ना? ठीक है, उसको एनर्जी दोगे, खाना खाओगे, अगर ठूसोगे तो वो नहीं, सो तो जाते ही हो आप लोग, वो नहीं मतलब वैसे काम करने के लिए एनर्जी तो मिलती है कि नहीं मिलती है? तो जब भी कभी सिस्टम पे काम होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इंक्रीजेस। तो ये क्या लेते हैं? पॉजिटिव। हाँ है ना? अरे बोलिए। अगर नेक्स्ट, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दे, तो विशाल अगर उठा के तुम्हें अभी तवे पे बैठा दूं, तुम्हारी एनर्जी क्या होगी? झर्र से उठोगे हाँ है ना? ऐसा ही है। हीट दे के तो देखो कम से कम। अरे हाँ है ना? ठीक। तो वैसे ही मजाक कर रहा था। मतलब अगर आप सिस्टम में हीट करोगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये इसीलिए क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अरे हाँ है ना? ठीक।
अगर हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलो। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ऐसे डिबेट चल रही थी। डिबेट क्या चल रही है कि ऐसे कह रहे कि मैथ वाला बोलता है, कहता है दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस, जिसमें हम पूरे यूनिवर्स के बारे में सीखते हैं। तो फिजिक्स वाला बोलता है हम लोग तो मैथमेटिक को एक टूल की तरह लेते हैं ताकि हम नेचर को समझ सके। केमिस्ट्री वाला बोलता है कि इतना तो हम पढ़बे नहीं करते। जितना तुम लोग पढ़ते हो उतना तो हम मान के चलते कि हमें आता है। ठीक है? क्योंकि हमें तो रिएक्शन करानी है। ठीक है? सही है। ठीक है। तो फिजिक्स वाले डीप अंडरस्टैंडिंग फोर्स कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, फोर्स एनर्जी। और देखना उतना कौन देखेगा? हमें कॉन्सिक्वेंस से मतलब है कि उसकी वजह से एनर्जी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अरे हाँ या ना? अरे सही है। ठीक। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, ये कॉमन सेंस से ज्यादा आसान आंसर नहीं है? अरे हाँ है ना? आपने खुद ही फंक्शन बनाया इंटरनल एनर्जी। आप उसी को देखो ना जो बनाया आपने। अब वो क्यों देख रहे हो फोर्स वोर्स, ऐसे अंदर से कौन जा रहा बाहर जा रहा, वेक्टर भी देखने बैठूंगा मैं, इससे आसान ये नहीं है। अरे क्लियर है? तो केमिस्ट्री वाले ये लेके चलते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? गलत कौन है? कोई गलत नहीं है। आपको ज्यादा मेहनत करनी है फिजिक्स कर लो, कम मेहनत में ज्यादा चीज सीखनी है केमिस्ट्री कर लो। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चल। अरे ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज कर जाए तो ये डेल्टा यू का साइन आता है। किसका साइन आता है? सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी तो डेल्टा यू क्या होगा? नेगेटिव। और सिस्टम की एनर्जी अगर यहाँ पे इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कर जाएगी तो नेगेटिव, इंक्रीज कर जाएगी तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। आसान हो गया? अरे बोलिए। चलेगा? ये बात समझ में आया कि नहीं है? अरे आसान है। अब ये बताओ, जब सिस्टम काम करेगा, मतलब इन केस ऑफ गैस, गैस में अगर सिस्टम काम करेगा, सिस्टम क्या काम कर सकता है? बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा था, वही उसका काम है। तो जब सिस्टम काम करेगा, यानी उसने ज्यादा काम कर दिया है बाहर के मुकाबले, तो सिस्टम क्या करेगा फिर? एक्सपेंशन करेगा कि कंप्रेशन? तो इसीलिए इसीलिए अगर ये गैस की बात करूं, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी अगर गैस करेगी तो क्या करेगी? एक्सपेंशन। तो इसीलिए एक्सपेंशन का वर्क डन हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर बाहर से सिस्टम पे काम करेगा कोई, तो गैस क्या होगी? कंप्रेस। तो गैस इसीलिए जो कंप्रेशन होगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ये चीज आप आराम से देख सकते हो। देखो, वर्क को आपने क्या डिफाइन करा है? हैं? इंटीग्रेशन, या फिर डीडब्ल्यू को आपने क्या डिफाइन करा है? माइनस डीवी। एक्स एक्सपेंशन के लिए डीवी कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी? एक्सपेंशन के लिए नेगेटिव आ गया ना? कंप्रेशन के लिए क्या होगा? डीवी क्या होगा? नेगेटिव ने, अरे बोल दो यार। समझ पाए कि नहीं मंजू? नहीं समझ में? नेहल? नहीं मतलब क्या? समझ गया। तो कंप्रेशन के लिए इसीलिए कैसा आता है वर्क? पॉजिटिव। और उसके लिए कैसा आता है? नेगेटिव। सो सिंपल। अरे बोलो हाँ है ना? ऑनलाइन इज इट क्लियर? एक एक चीज क्लियर है ना? तो जो आयुपेक कन्वेंशन आप लेके चलते थे, मैं वो समझा रहा हूं आपको। अरे बोलो। आयुपेक का कन्वेंशन यही है कि जो भी हमारा एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा मैं उसकी बात करूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि फोर्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं बता देता हूं कि कैसे हो रहा है, मेरे को उससे ज्यादा मतलब है। इसीलिए उन्होंने वर्क को ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करी कि मेरा वो नेगेटिव ही आए। अरे हाँ या ना?
अरे बोलिए। चले। क्या? हाँ, तो उसके लिए आपको मतलब किसका? सिस्टम का ना। आप किसको स्टडी कर रहे हो? सिस्टम को। तो सिस्टम तो वही है ना। वो तो किसी और बाहर के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है ना। अंदर से सिस्टम को तोड़ना। आपको पता चल रहा है धरती घूम रही है, तो मुझे सिस्टम स्टडी करना है ना। अरे क्लियर है? तो सिस्टम, पूरा सिस्टम ही अगर घूम रहा है तो मुझे उससे क्या मतलब है? तो जो भी हो रहा है वो सबके साथ बराबर हो रहा है ना, तो उससे अगर मैं वो भी कंसीडर करने लगूंगा तो हर पॉइंट पे मेरी एनर्जी चेंज होती जाएगी, तो मैं रिलेटिव आंसर कब लेकर आऊंगा? अरे हाँ या ना? अरे सही है। चलेगा? अरे बोलिए। अब मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो, हीट और वर्क। अगर अगर आप हीट देते हो, ये इंड्यूस रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा मोशन इंड्यूस करता है? रैंडम। ये क्या इंड्यूस करता है? ऑर्डर्ड या यूनिफॉर्म। सही है। आपके काम का कौन होता है हमेशा? यूनिफॉर्म, इसीलिए उसका नाम वर्क है। वर्क का मतलब ही काम होता है। अरे हाँ है ना? अरे आप जिस तरफ लेके जाओ उस तरफ चला जाए, वही तो बात है। रैंडम आएगा तो कुछ भी करेगा। हाँ या ना? अरे बोलो। अरे क्लियर है? ठीक। इंड्यूस, डी नहीं आएगा, या इंड्यूसेस, एस भी लगा सकते हो, तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो यार। तो अभी आपको वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी का बेसिक समझ में आ गया? हाँ जी। चलेगा? चलिए क्वेश्चन कर लें। चले। चलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन। सैंपल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल और परफेक्ट गैस। अब जब तक गैस के आगे कुछ और ना लिखा हो आपको आइडियली मान के चलनी है। अरे हाँ है ना? इज एक्सपैंडेड 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल। फॉर विच P is equals to kv square with k is equals to 6 bar per meter cube. Work done by the gases. $5,200 kilojoule, 15,600 kilojoule, 52 kilojoule,
5 to 6 7.6 किलो जूल। चले, इन लोगों ने वहां भी विश तो नहीं किया कहीं, मैं देखा ही ना हूं। रेज कैसे निकालते हैं वर्क? वर्क कैसे निकालेंगे इसका? माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 पी गैस डीवी, यही होगा। पी गैस की वैल्यू क्या है? डीवी, यही है ना? के तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? वी स्क्वायर डीवी। हाँ है ना? वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वी क्यूब बाय 3। V1 से V2, यही हो जाएगा। हाँ जी, और माइनस बाहर ले लेंगे, के बाय 3 बाहर ले लेते हैं, तो V2 क्यूब माइनस V1 क्यूब। यस, के कितना है? बार पर मीटर क्यूब, यहाँ पे 3 बाहर है? इनटू V2 कितना है? 3। हाँ जी, क्या रहेगा? हाँ 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 हाँ, वो ठीक है, सॉरी, ठीक है। 6/3 बार पर मीटर क्यूब, यही है ना? बार पर मीटर क्यूब भी दिया है ना? और वॉल्यूम कितना है? 3 का क्यूब। हाँ ठीक है। मीटर क्यूब ही है क्या? मीटर 6 है बच्चा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये मीटर 6 है, मैं थोड़ा परेशान क्योंकि यूनिट नहीं मिल रही है ना मुझे। बार पर मीटर 6, 6 है। 1 का क्यूब और मीटर क्यूब का क्यूब मिल जाएगा। हाँ, अरे बोलिए। तो मीटर की 9 और ये हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 2। हाँ जी, ये 27 में से एक घटा दो, कितना आ गया? 26। तो आंसर आ जाएगा -52 बार मीटर की। हाँ, 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। हाँ, 1 बार मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल मीटर क्यूब। एसआई यूनिट से जूल हो जाएगा। हाँ जी, 10⁵ जूल हो जाएगा। अरे हाँ, और इसको आप लिख सकते हो 100 किलो जूल। यस, 1 बार मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 100 किलो। 1 बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल। पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर ना। एसआई यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो एसआई, मीटर क्यूब इज एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एसआई यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो एसआई यूनिट ही आएगी। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल आ गया। अरे क्लियर है? देन तो वर्क क्या आ गया? -52 इंटू 100 किलो जूल। कितना आ गया? -52 100 किलो जूल। माइनस इसलिए क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। और जब उसने लिख दिया वर्क डन बाय द सिस्टम है,
तो मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपने उससे कितने उधार लिए हैं, तो अगर उधार ही लिया है तो पता है ना नेगेटिव है। अरे हाँ या ना? अरे जब बाय द गैस है तो पता ही है ना। अब तो मैग्नीट्यूड ऐसे तो नहीं बोलोगे -10 रुपए, अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ 10 रुपए उधार लिया, 10,000, 10, 100, जो भी आपको सही लगे, इतना उधार लिया। अरे बोलो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे बोलिए। हाँ या ना? बोलिए। चलो एक और क्वेश्चन करें। ठीक तो लगा? कोई चीज मैंने अपनी तरफ से बनाई, सिर्फ जो हम लोगों ने जो सीखा है वही लगेगा, हर जगह वही लगेगा। बस लगाते लगाते वेरिएशन जरूर करनी है क्वेश्चन में। अरे हाँ या ना? चलेगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नंबर 2, टेम्परेचर of a 1 mole temperature of 1 mole of gas is increased by 2 degrees Celsius at constant pressure. Work done is option A, R, option B, 2R, option C, R by 2, option D, 3R. चलेगा? हाँ है ना? सही है। अब जो गैस, उसने तो कोई इंटरेक्शन इंटरेक्शन की तो बात करी नहीं, कुछ भी नहीं करा, तो गैस है तो वो कौन सी गैस है? आइडियल। आइडियल, हाँ।